तो समझ भी रही है 22 हमारा होगा, ये विश्वास है। एक आम आदमी पार्टी जिस तरह से उत्तराखंड में अपना प्रचार प्रसार कर रही है, जिस तरह से सदस्यता अभियान चला रही है, और उनका कहना अभी हाल ही में आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि हम लोग उत्तराखंड में आएंगे और उत्तराखंड को नई राजनीति की तरफ ले जाएंगे। क्या कहना यूकेडी उसको किस तरह से? देखिए, कोई भी पार्टी आए उसका स्वागत है। आम आदमी पार्टी यदि उत्तराखंड में चुनाव लड़ती है तो ठीक है, राजनीतिक दल है, आए अपने विचारों के साथ चुनाव लड़े। मगर सवाल हमारे इस बात के हैं कि 2011-12 में जो पार्टी चुनाव में लड़ी थी, दिल्ली सत्ता में आई, उसके बाद से आज तक आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के इश्यूज पर क्यों काम नहीं किया, एक सवाल। दूसरा सवाल, आम आदमी पार्टी ने 40 से 45 लाख पर्वतीय मूल के लोगों की अनदेखी दिल्ली में क्यों करी, क्यों टिकट नहीं दिया? उसका परिणाम कि चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे आम आदमी पार्टी के 7-8 विधायक किनारे से चुनाव जीते हैं, वो केवल उत्तराखंड के उत्तराखंडियों का आक्रोश दिल्ली में था, जो इन्होंने उत्तराखंडियों को अनदेखी करी, उसी का परिणाम था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारते हारते जो है चुनाव जीती है। हमारा यह कहना है कि आम आदमी पार्टी ये बताए कि आपके प्रभारी कौन है। मोहनिया, उनके ऊपर 6-7 महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के मुकदमे चल रहे हैं दिल्ली में। क्या देवभूमि के अंदर आम आदमी पार्टी ऐसे को चेहरा बनाएगी? इससे पहले जो प्रभारी यादव आए थे, उनके ऊपर महिलाओं ने उत्तराखंड की आरोप लगाया था कि इन्होंने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी को इसका जवाब देना पड़ेगा? क्या आपका राजनीतिक चरित्र उत्तराखंड में ऐसे दागी बागियों को उत्तराखंड में चुनाव के लिए आप लेकर आओगे? तीसरी बात, आम आदमी पार्टी का सर्वे, आप पत्रकार हैं, मुझे बता दीजिए कि इन्होंने कहा कि हमने 63% पहाड़ों में सर्वे किया है। मैंने तो देखा नहीं, किसी अखबार में कहीं कोई छपा नहीं। दिल्ली से एक अखबार को मैनेज किया, टीवी चैनल को, और कह दिया कि हमने 63% सर्वे में यह कहा है कि चुनाव लड़िए, आप आइए ना। उत्तराखंड की जनता आपको धूल चटाएगी। आपको हरियाणा में एक टिकट जो आपका बिका नहीं, आप हरियाणा में चुनाव जीते नहीं, आप स्वयं हरियाणा के थे। दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियां अलग थी, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। इतना सरल उत्तराखंड को ना समझे कि आप उत्तराखंड में आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। आपके कलेर क्या दुनिया जानती नहीं कौन है? आपके मोहनिया क्या जानती नहीं दुनिया? और आपने किनको उत्तराखंडियों को सम्मान दिया? जो आपके यहां उत्तराखंड के पर्वतीय मूल के लोग जो हैं पार्टी में गए, उनको आपने नेपथ्य में फेंक दिया। उदाहरण है, कई लोग आपके पहाड़ के लोग चले गए। तो मैदान के सहारे उत्तराखंड की छाती पर बैठने का जो सपना आम आदमी पार्टी एक देख रही है, वो उत्तराखंड की जनता सफल होने नहीं देगी। हम संघर्ष से निकले हैं, तीसरा विकल्प उत्तराखंड क्रांति दल है, और मान के चलिए आम आदमी पार्टी आएगी तो उत्तराखंड क्रांति दल को और ताकत मिलेगी। उत्तराखंड जो कहें या केंद्र की राजनीति कहें, दोनों ही जगह क्या आप ये मानते हैं कि माफियाकरण हो चुका है राजनीति में? कुछ माफियाओं की एंट्री हो चुकी है? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देश की आजादी में जो विधायक सांसद बनते थे, वो गांव से लेकर शहरों के बीच में जन आंदोलनों से निकलते थे, बुद्धिजीवी थे, प्रबुद्ध लोग थे, उनको जनता जनप्रतिनिधि बनाती थी। मगर आज 73-74 वर्ष के लोकतंत्र का इतिहास उठाकर देख लीजिए, विधायक दागी बागी, बलात्कारी, हत्यारे, इतने मुकदमे चल रहे हैं। संसद में आप देख लीजिए 262 से ज्यादा ऐसे दागी लोग संसद में पहुंच गए हैं जिनको अपने पड़ोस में नहीं बसाना चाहिए। भारत की सल्तनत में वो भारत की राजनीति की शोभा बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। क्या दुनिया देख नहीं रही है? बाहुबली, दागी, बागी, भ्रष्ट, बेईमान, ये लोकतंत्र के अंदर आ रहे हैं। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चुनाव आयोग को इसका ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से चुनाव महंगे हो रहे हैं, जनहित के आंदोलन करने वाले बड़ी तेजी से देश की राजनीति से दूर हो रहे हैं। यदि यही चलता रहा तो आने वाले समय में ईमानदार लोग ना तो संसद में मिलेंगे, ना राज्यों में मिलेंगे, और बेईमान दागी बागी आपको देश चलाते हुए दिखेंगे। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और भारत के अंदर लोकतंत्र में यदि दागी बागियों को पार्टियां अपने लालच के लिए आगे बढ़ाएंगे तो यह बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में होगा। एक जन क्रांति होगी, तभी जाकर देश की राजनीति का सिनेरियो सही होगा, ऐसा मेरा मानना है। बट एक चीज ये भी सामने आ रही है कि यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो आप अच्छे राजनेता नहीं है। आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा पैसा होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और जो खर्च आप चुनाव के वक्त दिखाते हैं वो कहीं टिकता नहीं है सामने। ये कहाँ
देखिए, बहुत सही बात आपने करी है और ये देश की जनता इस बात को समझ भी रही है कि अन्ना हजारे जैसा महान क्रांतिकारी वो ये कहता है कि मैं देश के अंदर आंदोलन तो खड़ा कर सकता हूं मगर मैं एक पंच प्रधान का चुनाव नहीं जीत सकता। वो एक सीधा संदेश है। अब इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों को तय करना है कि इतना बड़ा व्यक्ति जब ये खुलेआम कहता है कि वर्तमान लोकतंत्र के अंदर पूंजीवाद इतना हावी है, गुंडावाद इतना हावी है कि ईमानदार व्यक्ति जो है ना तो विधायक बन पा रहा है ना प्रधान बन पा रहा है, ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल बड़े बड़े संघर्षकारियों ने किया है। तो क्या देश की जनता इस बात को समझ नहीं रही है? मेरा मानना है दिग्भ्रमित होकर सत्ताएं लूटी जा सकती हैं मगर लंबे समय तक ऐसी जगहों पर बैठा नहीं जाता। उदाहरण आपके सामने कांग्रेस का है, जो इस देश को बनाने वाली कांग्रेस आज नेपथ्य में है और एक संदेश गया है जिसने देश के अंदर राजनीति को जो भ्रष्ट किया है, बेईमान किया है, उस कांग्रेस का हाल बुरा इस देश की जनता ने किया है। मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान की पवित्रता को देखते हुए जनता एक बार पुनः ईमानदार और सही आदमी को आगे करेगी और इस देश का लोकतंत्र पुनः अच्छी तरीके रास्ते पे जाएगा। और जिस दिन ये होगा उस दिन ईमानदार लोग आपको संसद से लेकर राज्यों के अंदर बढ़ते हुए दिखेंगे। वर्तमान दौर में निश्चित रूप से बहुत बड़ा संकट है कि दागी बागी बलात्कारी जैसे लोग संसद में आ रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसका निदान भी केवल जनता को करना है। जनता जिस दिन तय कर लेगी अच्छे लोग आगे आएंगे। जी, आप यमकेश्वर से आते हैं, एक क्वेश्चन यमकेश्वर से बनता है कि यमकेश्वर में आपको क्या लगता है ऐसा कुछ कि इस तरह के भ्रष्टाचार जो वहां पर आज तक की राजनीति में आपने देखे हैं कि किस तरह से कार्य हो रहे हैं, क्या कुछ कहना है यमकेश्वर के बारे में? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया है। मैं वहां का जनप्रतिनिधि हूं और जन सरोकारों से जुड़ा हुआ हूं। मैं देख रहा हूं कि राज्य बनने के बाद से यमकेश्वर एक ऐसी जगह है जो दो बड़े शहरों के बीच में है। एक तरफ ऋषिकेश है, दूसरी तरफ कोटद्वार है और इसके बीच में जो करीबन 60 किलोमीटर की परिधि है, इस 60 से 70 किलोमीटर की परिधि के अंदर यदि विकास का ताना बाना होता तो आज यमकेश्वर जो है उत्तराखंड में स्विट्जरलैंड से ज्यादा तरक्की कर रहा होता, क्योंकि ऋषिकेश आने में मात्र यमकेश्वर जो है 1 घंटे में ऋषिकेश आ जाता है। ऐसी 1 घंटे में कोटद्वार आदमी पहुंच जाता है और इस दोनों के बीच में ना डिग्री कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, ना सैनिक कैंटीन है। आप एक बात बताइए कि उत्तराखंड की सत्ताओं में बैठी सत्ताधीशों ने कभी ये नहीं सोचा कि पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आखिर पहाड़ के बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाएंगे? जब उन्हें डिग्री कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो देहरादून ऋषिकेश की तरफ भागेंगे। जब उनको उच्च शिक्षा नहीं मिलेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलेगी, तो शहर से लगे हुए क्षेत्र में भी पलायन बदस्तूर जारी रहेगा। यही कारण है कि यमकेश्वर में पानी बहुत बड़ी मात्रा में है मगर गांव के गले सूखे हैं। यमकेश्वर के अंदर बहुत बड़ा जंगल है, बावजूद उसके यमकेश्वर के व्यक्ति को जंगल से 1 रुपए का लाभ नहीं है। यमकेश्वर के अंदर खनन में तमाम सुविधाएं हैं मगर उत्तराखंड के अंदर यमकेश्वर में खनन करने के लिए स्थानीय लोगों के लिए कुछ नहीं है। किसान को खेती करने के लिए इसलिए दूर किया जा रहा है क्योंकि जंगली जानवर वहां पर हैं। रोज किसानों के बीच में और जंगली जानवरों के बीच में टकराव हो रहा है मगर सरकार की नीतियां राज्य विरोधी हैं, जिस कारण यमकेश्वर खाली हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज यमकेश्वर विधानसभा विकास से महरूम है। हम इसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, समझा रहे हैं, जनता समझ रही है। मेरा विश्वास है कि 2022 में क्षेत्रीय सोच की वहां पर जो है लहर आएगी और इन राष्ट्रीय पार्टियों को उखेड़ेगी और जिस दिन राष्ट्रीय पार्टी की सत्ता उत्तराखंड से हटेगी, मैं दावे के साथ आपके चैनल में कह रहा हूं, मनरेगा के घोटालेबाजों को जेल भेज दिया जाएगा। डीपीआरओ पौड़ी जिन्होंने उत्तराखंड को लूटने में नंबर 1 भूमिका निभाई है, वो किसी के कार्यकाल में कोई भी रहा हो, इसकी जांच सदन से कराकर उत्तराखंड में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कराएंगे। हमारा यह कहना है कि जब 50 रुपए का कोई इनकम टैक्स चोरी करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। तो जो उत्तराखंड के अंदर छोटी पंचायतों में भ्रष्टाचार बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं, आखिर इनके ऊपर जेल की कार्रवाई कब होगी? इनके ऊपर सख्त से सख्त कौन सी सरकार काम करेगी? यदि इसकी तय में जाएंगे तो चोरों के हाथ में सत्ता चली जाएगी, तो उत्तराखंड के अंदर चोर से लेकर बेईमान ही पनपेंगे। हमारा यह मानना है कि जो धरती पुत्र हैं, जिस दिन उनके हाथ में सत्ता आएगी वही उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। यही कारण है कि अब जनता की समझ में आ रहा है कि जिन्होंने राज्य बनाया उनको सत्ता में बैठाना बहुत जरूरी है। करणवार हो, चैंपियन हो, अगर पार्टियां बदलते हैं तो क्या चरित्र बदल जाता है? इसके बाद ये आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि क्या जनता क्या समझे इससे, आप क्या संदेश देंगे? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। कांग्रेस की सरकार गिराकर
भारतीय जनता पार्टी को पोषित करने वाले क्या इस राज्य के लिए, इस देश के लिए ईमानदार हैं? दुर्भाग्य देखिए, वो सारे बागी भारतीय जनता पार्टी में गए, चुनाव जीत गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में, मेरा जनता से सवाल है कि कोटद्वार की जनता खुश है? आज चुनाव करा दीजिए, एक तरफा हार है। मगर क्या करें, ये लोग सत्ता के लुटेरे चेहरे बदलकर, क्षेत्र बदलकर राज्य को 20 साल से लूट रहे हैं। जनता इस बात को देख रही है। आपने कर्णवाल का और चैंपियन का उदाहरण दिया। कांग्रेस में आप रहे, निर्दलीय आप रहे, भाजपाई आप हो गए, और इनको अगर टिकट नहीं मिला तो ये आप देखना किसी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ भागने को भागेंगे। ये उत्तराखंड की सोच के विपरीत लोग हैं। इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए किसी हद पे गिर जाएंगे। इनका राजनीतिक चरित्र